मिनी ट्रैक्टर चिकन वाला। एक गांव में माधव नाम का व्यक्ति एक पोल्ट्री फार्म चलाता था। वो अपने मुर्गियों को बढ़िया दाना डालता था। उसके पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को विमलेश नाम का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर में ले जाकर बाजार में सप्लाई करता था। एक दिन विमलेश माधव से, भाई आज से मैं अपने ट्रैक्टर का दाम बढ़ा रहा हूँ। हर मुर्गी के लिए प्रति किलोमीटर 10 रुपए लूंगा और चिकन शॉप के पास वेटिंग चार्जेस हर मिनट के लिए 5 रुपए लूंगा और वापसी में खाली आऊंगा, इसलिए डीजल के पैसे भी आप ही को देने होंगे। माधव परेशान होकर, भैया अगर मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए तो मैं मुर्गी को किस दाम में बेचूंगा? अचानक उसका दाम यूं बढ़ा दिया तो मुझसे मुर्गी कौन खरीदेगा? वैसे भी मैं बहुत कम मुनाफे में बेच रहा हूँ मुर्गियाँ। अगर तुमने अचानक दाम बढ़ा दिए तो मेरा धंधा तो एकदम ठप हो जाएगा। देखो भाई, ईमानदारी से काम किया तो अपना धंधा नहीं चलने वाला। डीजल का दाम भी तो बढ़ गया है, इसलिए आप ये काम करो, मुर्गियों को सस्ते दाना खिलाओ, वो जल्दी बढ़े, इसके लिए उन्हें इंजेक्शन डालो, तब आपका भी मुनाफा होगा और मेरा भी। वरना कह दो मैं आपके पास काम करना छोड़ देता हूँ। लालच बुरी भला है विमलेश। मैं पैसों के लालच में लोगों को धोखा नहीं दे सकता। वैसे भी तुम अच्छा खासा तो कमा रहे हो। तुम यूं लोगों को लूटने की ना सोचो। भाई ईमानदारी से धंधा करो। भाई अपनी ईमानदारी अपने पास रखो। दूसरे पोल्ट्री फार्म वाले मेरे इन शर्तों को मान गए हैं। मेरे अलावा इस गांव में तुम्हारे मुर्गियों को सप्लाई करने वाला और कोई नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो। जरूरत पड़ी तो मैं साइकिल में मुर्गियों को ले जाकर बेचूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी किस्मत है। घर लौटे माधव को परेशान देखकर उसकी पत्नी विमला ने उससे कारण पूछा। माधव ने उसे सारी बात बताई। देखा भगवान, बढ़ते हुए डीजल के दाम का वास्ता देते हुए उन लोगों को कैसे लूट रहा है। अब हमारा ये व्यापार करना बेकार है। ये सब उसके बेटे विजय ने सुना। डैडी, आप तुरंत मुझे एक मिनी ट्रैक्टर खरीद कर दो। अरे बेटा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम्हें अब ट्रैक्टर खिलौना चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो सब तो तुम सुन ही रहे हो। तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती? दुखी होकर बैठ गए तो समस्याएं दूर नहीं होंगी डैडी। मुझे तुरंत ट्रैक्टर खिलौना चाहिए, बस। मैं जानता हूँ तुमने एक बार जिद पकड़ ली तो छोड़ोगे नहीं। कल सवेरे जाकर ले आता हूँ, लेकिन याद रहे ये आखिरी खिलौना है जो मैं तुम्हें खरीद कर देने वाला हूँ। दोबारा मुझसे कुछ ना मांगना, ठीक है? विजय ने ठीक है कहा। यूं अगले दिन माधव ने विजय के लिए एक मिनी ट्रैक्टर खरीद कर दिया। अगले दिन विजय अपने मिनी ट्रैक्टर को लेकर पोल्ट्री फार्म गया। इसे लेकर इतने दूर क्यों आए बेटे? घर के पास जाकर खेलो, जाओ। मैंने ये ट्रैक्टर खेलने के लिए नहीं मंगवाया पिताजी। मैंने ये ट्रैक्टर मुर्गियाँ सप्लाई करने के लिए मंगवाया था। ये सुनकर माधव हैरान रह गया। हाँ डैडी, ये ट्रैक्टर बैटरी पर चलती है। रात भर इसे चार्ज कर लो, बस। अब डीजल का खर्चा नहीं होगा। आजकल मेरे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही है ना, तो मैं इस ट्रैक्टर में मुर्गियाँ सप्लाई करता हूँ। मेरा खेल का खेल हो जाएगा और मुर्गियाँ भी सप्लाई हो जाएंगी। क्यों, क्या कहते हैं डैडी? माधव उसकी सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। माधव ने उस मिनी ट्रैक्टर के साथ एक ट्रॉली को बांधा और लकड़ी के साथ कुछ ड्रेस्ड मुर्गियों को लटकाया। इन मुर्गियों को मुन्ना चिकन सेंटर में जाकर बेचो और इन ड्रेस मुर्गियों को सुपरमार्केट में जाकर बेचो। ध्यान से जाना बेटा। विजय अपने मिनी ट्रैक्टर में जाने लगा। जब वो गांव में जा रहा था, लोग हैरान होकर देख रहे थे। उसे देखकर विमलेश हंसने लगा। विजय ने उन मुर्गियों को चिकन शॉप में सप्लाई किया। उसने सुपरमार्केट में भी ड्रेस मुर्गियां सप्लाई की। यूं विजय अपने पोल्ट्री फार्म और बाजार के बीच में चक्कर लगाने लगा। जब तब वो अपने बैटरी को चार्ज करने लगा। इस तरह कम दाम में ही विजय अपनी मुर्गियों को सप्लाई करने लगा। माधव के बहुत पैसे बचे। इस बात की खबर दूसरे पोल्ट्री फार्म वालों को पहुंची तो उन्होंने भी विजय से गुजारिश की और अपने मुर्गियों को भी उससे सप्लाई कराने लगे। यूं विमलेश के हाथ से कस्टमर्स छूटने लगे। एक दिन विमलेश माधव के पास आया।
सर अब मुझे अकल आ गई है। लगता है आपके बेटे के मिनी ट्रैक्टर की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप उसे रोक लीजिए सर प्लीज। अब से मैं सबसे वाजिब दाम ही लूंगा। तो ठीक है, वैसे भी मेरे बेटे की छुट्टियां समाप्त हो रही हैं। तुम दोबारा काम में लग जाओ। अगर दोबारा ऐसे बचकाने हरकतें की तो मैं 10 और मिनी ट्रैक्टर खरीदूंगा और आस पड़ोस के गांव में भी सप्लाई कराऊंगा। भाई तुम्हें भी जिंदा रहना है, इसीलिए मैं इस बार तुम्हें माफ करता हूँ। विमलेश ने उसे प्रणाम किया। अपने बेटे विजय की सूझबूझ को देखकर माधव और उसकी पत्नी ने उसकी खूब प्रशंसा की।